नमस्कार बच्चों, मैं इला कुलश्रेष्ठ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज हम विज्ञान के 12th चैप्टर प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का तीसरा भाग शुरू करेंगे, जिसका नाम रहेगा हमारा वन संरक्षण एवं प्रबंधन। यानी हम वन संरक्षण और प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले पिछली बार दिए गए दोनों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न था आपका, प्राकृतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग व संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो आप लिखेंगे न्याय संगत उपयोग व संरक्षण, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे न्याय संगत उपयोग व संरक्षण से तात्पर्य है कि प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों की और अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, और वो भी कब तक, लंबे समय तक की जा सके, और निकट भविष्य में भी ये संसाधन भविष्य के लिए बचे हुए या संरक्षित रह सकें। तो ये हमारा इसका उत्तर रहेगा कि न्यायपूर्ण उपयोग और संरक्षण से क्या तात्पर्य है। सेकंड प्रश्न हमारा था, क्या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना ही संरक्षण है। हमने पढ़ा था कि संरक्षण का अर्थ ये कदापि नहीं है कि उनका उपयोग नहीं किया जाए। तो हम यहाँ उत्तर देंगे नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना संरक्षण नहीं है, बल्कि योजनाबद्ध, समुचित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना संरक्षण है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थे हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर। आपने अपने चेक कर लिए होंगे, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ से उतार सकते हैं। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, वन संरक्षण और प्रबंधन। वन क्या होते हैं बच्चों। वन की बात की जाए तो आपके दिमाग में आएगा जंगल, है ना, गहन अरण्य, इसको क्या कहते हैं, वन कहते हैं, जहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। तो वास्तव में वन की परिभाषा भी यही होगी कि वन एक ऐसा भूभाग है जहाँ बहुत अधिक संख्या में वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अलावा वनों में और क्या पाया जाता है, वृक्षों के अलावा भी बहुत से जीव पाए जाते हैं, जैसे झाड़ियाँ भी होती हैं, हरे छोटे पौधे भी होते हैं, घासें भी होती हैं, लाइकेंस भी होते हैं, कवक भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, कई बेलें भी होती हैं जो ज़मीन पर भी होती हैं, पेड़ों पर भी होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्लांट्स वनों में पाए जाते हैं। बहुत से जीव जंतु भी पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, और विभिन्न बड़े और छोटे जंतु भी हो सकते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वन। आप चाहें तो एक छोटी परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि वन एक ऐसा भूमि क्षेत्र है जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है, या एक ऐसा बड़ा भूभाग जो बहुत अधिक वृक्षों से घिरा होता है, उसे हम वन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये वन की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनसे बहुत अधिक लाभ है। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे कि वनों से हमें क्या लाभ है। हम एक एक लाभ देखते हैं। ये जीवन का आधार हैं, या विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जंतु व पौधों की नई जातियों का विकास होता है। यानी वनों के अंदर इतनी सारी जो जैव विविधता मिलती है, जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जो जीव मिलते हैं, उनमें जब उत्परिवर्तन होता है तो कई हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के फलस्वरूप कभी भी नई जाति का विकास हो जाता है। तो देखा जाए तो जैव विविधता को बनाने के लिए वन बहुत उत्तरदायी हैं। तो नई जाति के विकास के ये कारक होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये जीवन का क्या है, आधार है। अगला लाभ हमें क्या है, ये बरसात के कारक हैं। आपको पता होगा कि जहां पर भी हरियाली अधिक होती है वहां बारिश भी अधिक होती है। तो जहां जंगल और वन अधिक होते हैं वहां बारिश भी क्या होती है, अधिक। और बारिश का जो पानी होता है वो मीठा जल होता है, यानी अलवणीय जल होता है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ये वनों के कारण ही, पहली बात तो ये बरसात करा रहे हैं, दूसरी बात इस पानी का जो बरसात में आ रहा है ये नदियों में भी धीरे धीरे बहता रहता है। साथ में हमारे जो जल स्रोत हैं जो मानवीय उपयोग के हैं, उनमें जल की मात्रा को, जल स्तर को ये बढ़ाते हैं। तीसरा, वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखते हैं। आर्द्रता मतलब नमी, किसको कहते हैं, वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है वो कहलाती है आर्द्रता। तो पेड़ों से जब पानी भाप बनकर उड़ता है वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप, तो क्या होगा, वो भाप वायुमंडल में रहेगी और वहां पे क्या बनी रहेगी, नमी यानी आर्द्रता बनी रहती है। वर्षा से होने वाले उपजाऊ मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं।
बच्चों, जितने अधिक पेड़ होंगे वो क्या करते हैं, मिट्टी को बांध लेते हैं, यानी पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं। तो जब भी बारिश आती है तो ऊपर की जो मिट्टी है जो बहुत उपजाऊ होती है वो बहकर नहीं जाती पानी के साथ। क्यों? क्योंकि वृक्षों ने उसको पकड़ रखा है। तो मिट्टी का अपनी जगह से हट जाना, चाहे वायु द्वारा हटे चाहे वर्षा द्वारा हटे, वही क्या कहलाता है, मिट्टी का अपरदन यानी मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी हमारे कौन उत्तरदायी हैं, वन उत्तरदायी हैं, जो वर्षा से होने वाले अपरदन को रोकते हैं और मिट्टी को बहने से रोकते हैं। अगला है पर्यावरण को स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। आपको खुद को भी ये महसूस होता होगा कि जब हम कभी धूप में से आते हैं या है ना प्रदूषण से आते हैं और एक हरे भरे स्थान पे बैठ जाएं, गार्डन में बैठ जाएं, तो हमें शांति मिलती है, मानसिक संतोष मिलता है एक। क्यों? क्योंकि वृक्ष और पेड़ पौधे जो भी हैं वो सभी क्या करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं और स्वच्छ रखते हैं। तो शुद्ध होगी चीज़ और स्वच्छ होगी तो हमें अच्छा लगेगा ही। तो यही कारण है हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को ये शुद्ध और स्वच्छ बनाते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। अभी हमने बात की स्वच्छ और शुद्ध बनाते हैं। इससे क्या मतलब हुआ कि हमने ये कहा था ये तरोताज़ा रखते हैं वायुमंडल को, और एक कारण इसका ये भी है कि ये ऑक्सीजन पैदा करते रहते हैं बार बार, तो उसके कारण ये बात भी होती है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में संतुलन बनाते हैं। कैसे? बच्चों, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, सजीव हैं, तो वो श्वसन करते हैं। तो श्वसन के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे हम भी तो यही करते हैं श्वसन में, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब सभी सजीव कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में निकालते रहें और ऑक्सीजन लेते रहें तो एक स्थिति तो ऐसी आ जाएगी कि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी वायुमंडल से, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। हो जाएगी या नहीं खत्म? पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे एक दूसरा कार्य भी करते हैं और वो है प्रकाश संश्लेषण। किसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश की उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ऑक्सीजन आ गई ना वापस से वायुमंडल में। तो इस प्रकार से ये O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके अलावा हमें और क्या लाभ है वनों के? वनों से बहुत से उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे बांस, औषधियाँ, गोंद, रेजिन, रबड़, सुगंधित तेल, इमारती लकड़ी आदि। तो ये बहुत सारे जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं ये बहुत से उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं। साथ में स्थानीय जो ग्रामीणवासी जो होते हैं उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान करते हैं। इसी तरह से ये बहुत सारे जीवों का आवास है। हम सभी जानते हैं कि जंगल में जंगली जीव पाए जाते हैं, वो शहर में थोड़ी ना मिलते हैं या गांव में थोड़ी ना होते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, यानी वो उनका घर है। तो वन जो हैं वो जंगली जीवों के लिए या आदिवासियों के लिए उनका आवास भी होते हैं। ये वन्य जीवों का भोजन भी उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, जब ये वनों में रह रहे हैं तो उनको भोजन भी कहाँ से मिलेगा? वनों से, चाहे प्रत्यक्ष रूप में मिले चाहे अप्रत्यक्ष रूप में मिले। यानी वनों में भी खाद्य श्रृंखलाएं और खाद्य जाल पाए जाते हैं। ये जैव विविधता के समृद्ध स्थल हैं जो पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं। समृद्ध स्थल मतलब यानी इस जगह पर जैव विविधता पाई जाती है, बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इसी के कारण क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमारा मजबूत बनता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, वनों के लाभ। अब हम आते हैं कि इतने सारे वनों के हमें लाभ हैं, फिर हम इनकी संरक्षण की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है? तो अब हम चर्चा करेंगे वनोन्मूलन पे। वनोन्मूलन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि स्थायी रूप में यदि वनों को नष्ट कर दिया जाए या बहुत बड़े स्तर पर पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो वही वनोन्मूलन कहलाता है। हम कैसे परिभाषित करेंगे? वन क्षेत्र में कमी आना और वनों की अंधाधुंध कटाई, बड़े स्तर पर होना, वृक्षों का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। आरंभ में आप जानते हो बच्चों, जब पृथ्वी
शुरू में थी तो यहाँ पर 70% भाग जो था भूमि का वो वनों से घिरा हुआ था। पर आज आधुनिक और वर्तमान युग में जहां हम अपने आप को बहुत आधुनिक मानते हैं, वहां पर अब केवल कितना भाग रह गया है? 16 से 17% भाग ही वन के रह गए हैं। बाकी भाग क्या हो गया? नष्ट हो चुका है। और उपग्रह से जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे तो ये पता चल रहा है कि भारत में हर वर्ष 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगलों कम होते जा रहे हैं। तो कितने अधिक दुख की बात है कि अगर इस स्पीड से वन कम होते रहे तो हमें बहुत नुकसान होगा, साथ में हम सबका जीवन क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। हम सभी ने जान लिया कि वनोन्मूलन क्या है, पर इन वनों के उन्मूलन का कारण क्या है? हम देखते हैं। पहला कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास हेतु। आप सभी समझ सकते हैं, कम लोग होंगे तो कम आवास की जरूरत पड़ेगी, और कम आवास होंगे तो कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। पर आज धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रुक ही नहीं रही है। विस्फोट हो चुका है एक प्रकार से देखा जाए तो, जिसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, जिसके कारण सभी लोगों को आवास की जरूरत पड़ती है। और उसी आवास की व्यवस्था करने के लिए और लोगों को रोजगार मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वनों को काट रहे हैं। वनों को काट के कृषि भूमि और आवास बनाए जा रहे हैं। तो ये भी एक वनोन्मूलन का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा ये हमने बात कर ली, वनों को काटकर कृषि और पशुपालन के लिए भी भूमि को साफ किया जा रहा है, क्योंकि जब इतने अधिक लोग बढ़ेंगे, उनके आवास बनेंगे तो उन्हें रोजगार भी चाहिए। तो हम खेती और पशुपालन के लिए भी जंगलों को काट रहे हैं। विभिन्न निर्माण कार्यों, कारखानों, सड़कों के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, जमीन पे अतिक्रमण करते जा रहे हैं वनों पे, तो वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बननी चाहिए या कारखाने भी बनाए जा रहे हैं बहुत से उद्योग धंधों के लिए। तो ये जो विभिन्न निर्माण हो रहे हैं, हालांकि हमारे लाभ के हैं, पर इनको बनाने के लिए वनों को भी नष्ट किया जा रहा है। तो एक वन उन्मूलन का कारण ये भी है। इसी तरह से घाटी परियोजनाओं के कारण, घाटी परियोजनाएं बहुत लाभदायक योजनाएं हैं जिनमें बांध वगैरह बनाए जाते हैं और बांध सिंचाई के लिए और ऊर्जा उत्पादन के लिए बनाए जाते हैं। है तो लाभदायक योजनाएं, पर जब ये बनती हैं तो बहुत सारे जो वन होते हैं वो जल में डूब जाते हैं या उनको काट दिया जाता है। इसी तरह से अतिचारण के कारण, अतिचारण, जब पशु को पाला जाएगा तो इनको चराने के लिए जगह चाहिए या नहीं, तो हम पशुओं को भी जंगलों में चरा रहे हैं। तो अधिक चराई के कारण ही क्या हो रहा है? अतिचारण हो रहा है, और इस कारण भी जंगल क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। झूम खेती भी इसका एक कारण है। झूम खेती अभी अपन आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पर आपके टिप्पणी आ सकती है, छोटा प्रश्न आ सकता है, झूम खेती से क्या तात्पर्य है। बच्चों, ये एक ऐसी खेती है जिसमें जंगल को जलाकर नष्ट किया जाता है और फिर वहां पर खेती की जाती है। अपन आगे देखेंगे इसके, पर अभी यहाँ पे हम एक कारण पढ़ रहे हैं कि झूम खेती के कारण भी वन नष्ट हो रहे हैं। अब इतने सारे कारणों के बारे में हमने बात की। इन कारणों के कारण जब वन नष्ट हो रहे हैं उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे जीवन पर, वो भी देखते हैं, और पर्यावरण पर भी पड़ रहा है दुष्प्रभाव। तो क्या दुष्प्रभाव है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो रहा है। हम काट तो वनों को रहे हैं, नष्ट तो वन कर रहे हैं, पर इन वनों के नष्ट होने से उन पर आश्रित जो दूसरे संसाधन हैं वो भी क्या हो रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। जैसे मृदा अपरदन आपने पढ़ाई, साथ में वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, पढ़ा ना हमने, वर्षा कम हो रही है। तो ये सब क्या है? हम सभी जान चुके हैं इस चीज को कि जितने भी संसाधन होते हैं वो परस्परावलंबी होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक खत्म होगा तो उसका दूसरे पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए वनों के उन्मूलन से प्राकृतिक संसाधनों का क्षय भी हो रहा है। अगला है मृदा अपरदन। हम पढ़ चुके हैं, वन क्या करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं? मिट्टी को बांधे रहते हैं, तो मिट्टी पानी के साथ बहकर नहीं जाती। पर जब वन कट जाएंगे तो वहां की मिट्टी ढीली हो जाएगी, उन्हें कोई नहीं पकड़ेगा, तो ऊपरी उपजाऊ मिट्टी वर्षा के साथ बह जाती है और पहाड़ों की तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि पूरी मिट्टी बहकर नीचे आ जाती है। अगला है वन्य जीवन का विनाश। हम पढ़ चुके हैं ये भी कि विनाश मतलब वन्य जीवन का, जो वनों में रहने वाले जंतु हैं या आदिवासी लोग हैं, उनका जीवन भी क्या हो रहा है?
नष्ट हो रहा है। तभी तो बहुत से जीव विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनका आवास ही नष्ट हो गया। तो उनको जब रहने की जगह नहीं है तो वो इस वातावरण से संघर्ष में हार जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। विकास की प्रक्रिया में अवरोध। हमने जाना था कि वन जीवन के आधार हैं, यानी उत्परिवर्तन के फलस्वरूप लंबे समय के बाद नई जातियों का विकास हो जाता है। तो जब वन ही नहीं रहेंगे, जैव विविधता ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा? नई जातियों का विकास भी नहीं होगा, यानी विकास में क्या पैदा हो जाएगी? रुकावटें पैदा होंगी। जलवायु में परिवर्तन, हमने बात की थी कि वन जो होते हैं बरसात के कारक होते हैं, तो बरसात को लाना यानी जलवायु में परिवर्तन ही तो है ये। तो जब वन नहीं होंगे तो वहां पर क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, बरसात कम होगी। तो ये सब जलवायु परिवर्तन भी किसके कारण हो रहा है? आज वन उन्मूलन के कारण हो रहा है। मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं? मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का निर्माण होना। तो जब वन कटेंगे और वायु और बरसात के साथ उपजाऊ मिट्टी बह जाएगी, तो धीरे धीरे लंबे समय के बाद एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि पूरी जमीन रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कहलाता है हमारा क्या? मरुस्थलीकरण। अगला है प्रदूषण में वृद्धि। आपको पता होना चाहिए बच्चों, वृक्ष वायु प्रदूषण से ही नहीं बचाते हमें, ध्वनि प्रदूषण से भी बचाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण यानी जहां पे वृक्ष होते हैं वहां पे शोर कम सुनाई देता है। इसी तरह से हमने बात की कि वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकालते हैं, यानी वायुमंडल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। तो प्रदूषण से बचाने के कारक हैं हमारे वन। प्रदूषण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी अगर वन भी नष्ट हो जाएंगे तो हो ही रहा है ये स्थिति। वन उन्मूलन के कारण प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। तो हमारे यहाँ देखो जगह जगह शोर सुनाई देता है, वायु प्रदूषण कितना अधिक है। ये स्थिति है कि हमें वायु प्रदूषण के कारण दूर की चीजें स्पष्ट भी दिखाई नहीं देती हैं। तो ये मानवीय प्रभावों के कारण ही तो प्रदूषण हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वन नष्ट हो रहे हैं, और वन नष्ट होने से क्या हुआ? वो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो। ये थे हमारे वन उन्मूलन के दुष्प्रभाव। अब देखते हैं अगला प्रभाव क्या हुआ? दुष्प्रभाव, पहाड़ों से मिट्टी बहकर नदियों में आने के कारण नदियां उथली होने से बाढ़ आ जाती है। हमने बात की जब वनों को काट दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे वृक्षों को काट दिया गया, जब ये वृक्ष हट गए तो यहाँ पे क्या होगा? बरसात के साथ बहकर ये जो मिट्टी आएगी वो नदियों में आएगी, और नदियाँ क्या हो जाएंगी? उनकी जो गहराई है वो कम हो जाएगी, यानी उथली हो जाएंगी, जिसके कारण जब भी बारिश होगी बाढ़ आ जाती है। तो आप लोग देखते हैं हल्की बारिश में हम ये सुनते हैं कि वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ बाढ़ आ गई, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि इस बार तो बारिश ही नहीं हो रही। तो थोड़ी सी बारिश में बाढ़ आने का कारण क्या है? कि नदियाँ उथली होती जा रही हैं, वनों के कटने के कारण, वृक्षों के कटने के कारण। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बढ़ोतरी। जब वृक्ष हटेंगे, बरसात नहीं होगी, तो वहां जब पानी नहीं पड़ेगा तो मिट्टी में भूजल स्तर क्या होता चला जाएगा? धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और वहां सूखा पड़ जाएगा। तो बहुत से क्षेत्रों में जो आजकल सूखा पड़ने लगा है उसका कारण वन उन्मूलन ही है। अगला है भोजन, गोंद, रेजिन, तेल आदि की उपलब्धता में कमी। तो उद्योग धंधों के लिए जो कच्चा माल हम वनों से प्राप्त करते हैं और ग्रामीणों को जो रोजगार का अवसर मिलता है, उसमें धीरे धीरे क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो ये हमारे क्या रहे? कुछ दुष्प्रभाव रहे। किसके? हमने पढ़े यहाँ से वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे क्या हैं? दुष्प्रभाव हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में अक्सर देखते हैं। अब हम आते हैं कि हम इन दुष्प्रभावों से और वन उन्मूलन से कैसे बच सकते हैं और उनका संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम देखेंगे वन संरक्षण हेतु कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे वनों की पोषणीय सीमा तक ही कटाई की जानी चाहिए, यानी वन काटने व वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। ये पहला संरक्षण का तरीका है कि हम जितने पेड़ काटें उतने पेड़ हमें लगाने भी चाहिए, और पेड़ों के बढ़ने और वनों के कटने और वनों उनकी संख्या, उसमें क्या होना चाहिए? एक ऐसा अनुपात होना चाहिए कि पेड़ के कटने पर पेड़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला है वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए, और इस हेतु निरीक्षण गृह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कई बार जंगलों में आग लग जाती है। आपको पता होगा लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, जो कई महीनों तक चलती रही, क्योंकि गर्मी के कारण जब आग लगती है तो वन लकड़ियां सूखी होती हैं और वो जल्दी से जल्दी एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जलाती रहती हैं, और इतने बड़े क्षेत्र की आग बुझाना नामुमकिन होता है, और उस आग में वहाँ के जीव भी नष्ट हो जाते हैं और पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं।
तो वनों की आग से सुरक्षा के लिए निरीक्षण गृह स्थापित होने चाहिए, साथ में क्या स्थापित होने चाहिए, अग्नि रक्षा पथ बनाए जाने चाहिए। अगला है वनों को हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर तथा रोगग्रस्त वृक्ष को हटाकर उनकी रक्षा की जानी चाहिए। वनों में इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, तो कई बार ऐसे कीट भी आ जाते हैं, मच्छर वगैरह, जो पेड़ों को नष्ट करने लग जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए समय समय पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए जब ऐसी स्थिति हो जाए कि मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो जाए या कोई भी ऐसा कीट ज़्यादा हो जाए जो पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है। साथ में कई बार पेड़ रोग ग्रसित हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे रोग होते हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में लग जाते हैं। तो ऐसे पेड़ जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में रोग फैलाते हैं, उन पेड़ों को काटकर नष्ट कर देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी कुछ वन ऐसे भी होते हैं जिनमें एक या दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जैव विविधता से भरपूर होते हैं। तो यदि हमें वनों को काटने की जरूरत पड़ती है तो पहले हमें वो वन काटने चाहिए जिनमें एक या दो या तीन प्रकार के वृक्ष हैं। जैव विविधता से भरे हुए वनों को नहीं काटा जाना चाहिए। तो यानी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। अगला है कृषि व आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति पर रोक लगाई जानी चाहिए। जनसंख्या वृद्धि के साथ हमें कृषि और आवास के लिए जो भूमि चाहिए होती है वो वनों को काटकर नहीं देनी चाहिए। साथ में जो झूम खेती की पद्धति है उसको रोका जाना चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए ईंधन व इमारती लकड़ी के स्थान पर नवीन वैकल्पिक स्रोत खोजे जाने चाहिए। यानी इमारती लकड़ी, मकान को बनाने में, फर्नीचर को बनाने में लकड़ी की बजाय हमें कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए या अन्य स्रोत खोजे जाने चाहिए। और ईंधन के लिए भी लकड़ी की जगह दूसरे वैकल्पिक स्रोत खोजे जाने चाहिए, जैसे बायोगैस भी हो सकती है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से बांधों व बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संसाधन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। बांधों और ये बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं जो होती हैं वो मनुष्य के लाभ के लिए बनाई जाती हैं, परंतु इनको बनाने में हमें वनों को नष्ट भी करना पड़ता है। वन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो जल में डूब भी जाते हैं। और ठीक है, हम इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, पर जो ये बात कर रहे हैं कि बांध और बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है बच्चों। इसके बाद अगले उपाय क्या है, वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत की जानी चाहिए। जन चेतना मतलब यानी लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वो जान सकें कि वन कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी रक्षा कर सकें। और इन्हीं चेतना का जो प्रभाव है, जिसके कारण क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। इसी तरह से शांत घाटी क्षेत्र भी जो एक घटना घटी थी, आंदोलन हुआ था, वो भी किसके लिए हुआ था, वनों को बचाने के लिए हुआ था। इसकी जागरूकता के लिए वन संरक्षण में सामाजिक यानी जनमानस में तो जागरूकता होनी ही चाहिए, और वन संरक्षण में सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि जहाँ सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, वहाँ एक व्यक्ति की खुद की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो खुद इस बात के लिए जागरूक हो कि वो प्रतिवर्ष एक वृक्ष जरूर लगाए या पौधा जरूर रोपित करे, और अपने आने वाली पीढ़ी को चाहे विद्यालयों में, घर पर ये प्रेरित करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वृक्ष और वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो जहाँ सामाजिक, सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ हमारी स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है। अगला है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना श्रेयस्कर है। हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक वानिकी क्या है। एक्चुअली ये समाज कल्याण की योजना है। वन संरक्षण के नियमों व कानूनों की कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए। वनों को बचाने के लिए कानूनन नियम तो बने चुके हैं, परंतु नियम तो हैं पर उनकी पालना जो है वो बहुत कड़ाई से कई बार नहीं हो पाती है। तो वनों को नष्ट करने में जो भी लोग लिप्त होते हैं तो उसका कठोर दंड लोगों को दिया जाना चाहिए। जो नियम है हमारे और कानून हैं उनकी कड़ाई से पालना की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्या थे, कुछ उपाय थे किसके, वन उन्मूलन रोकने के। अब हमने यहाँ पे एक सामाजिक वानिकी शब्द पढ़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने बात की सामाजिक वानिकी, यानी ये एक ऐसी योजना और ऐसा कार्यक्रम है जो वन उन्मूलन से बचा रहा है।
हम ये भी कह सकते हैं ये समाज कल्याण का कार्यक्रम है और अपशिष्ट भूमि जो है उसको वन क्षेत्र में बदलने का कार्यक्रम भी है। साथ में ये स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराती है और वहाँ के लोगों को इसमें सम्मिलित भी करती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं सामाजिक वानिकी को? सामाजिक वानिकी एक ऐसा प्रबंधन है जो समाज कल्याण से संबंधित है। ये अपशिष्ट भूमि को पुनः उपयोगी बनाने में सहायक है, वनों पर आश्रित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ये सामाजिक, ग्रामीण और पर्यावरण विकास का एक कार्यक्रम है और इसमें स्थानीय लोगों को वन रोपण में या वृक्षारोपण में शामिल किया जाता है। तो चूंकि ये समाज से संबंधित है, समाज के लोग इसमें शामिल हैं, इसलिए क्या कहा जा रहा है? सामाजिक वानिकी कहा जा रहा है। अब देखा जाए तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक वानिकी लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया क्रम क्यों है, या इस कथन से क्या तात्पर्य है? ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि ये एक समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रम है जो अपशिष्ट भूमि को पुनः उपयोगी बनाता है, वनों पर आश्रित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, ग्रामीण, सामाजिक, पर्यावरण विकास के लिए चलाया जा रहा है और वन रोपण में किसको शामिल किया गया है? स्थानीय ग्रामवासियों को शामिल किया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये लोगों का लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। अब बात करते हैं हम सामाजिक वानिकी के उद्देश्यों की, यानी इस योजना को चलाने का क्या उद्देश्य है हमारा। सबसे पहला तो है वन की सुरक्षा, अपशिष्ट और बंजर भूमि पर नए वनों का निर्माण। अपशिष्ट भूमि की हमने बात की थी सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, तो कैसे होगा? जब हम उस पर नए वनों को लगाएंगे और वनों की सुरक्षा करेंगे। तो पहला उद्देश्य वन सुरक्षा, अपशिष्ट और बंजर भूमि पर नए वनों का निर्माण है। अगला है वन क्षेत्र को बढ़ाना। जहां पृथ्वी पर 16 से 17% वन रह गए हैं, वहां पर उनकी बढ़ोतरी करना, वो हमारा अगला उद्देश्य है। वनों पर जीवन यापन करने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना, ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। स्वच्छ पर्यावरण, ग्रामीण और सामाजिक विकास हेतु चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। जब वन होंगे तो पर्यावरण स्वच्छ होगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, विकसित होगी और ग्रामीणों का विकास होगा। और सामाजिक, क्योंकि इसमें लोगों को शामिल किया गया है, इसलिए सामाजिक विकास का ये कार्यक्रम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सहयोग इससे मिल रहा है या मिलेगा, योगदान है इसका, क्योंकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है। तो जब लोगों का आर्थिक विकास होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। वन क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ ही गांव वालों को चारा, जलाऊ लकड़ी व गौण वन उत्पाद भी अपने जीवन यापन के लिए प्राप्त होते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने में भी क्या है? ये सहायक है। तो ये सारे हमारे कुछ उद्देश्य हैं जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को चलाने के लिए निर्धारित हैं, जिसके लिए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम सामाजिक वानिकी के घटक की। बच्चों, 3 घटक हैं इसके। पहला है कृषि वानिकी। कृषि कौन करता है? किसान। तो यानी इसमें किसानों के द्वारा खेतों में जो एक्स्ट्रा भूमि, जैसे मुंडेर होती है, चारों तरफ खेत के उपयोगी फसल तो बीच में उगाते हैं, चारों तरफ एक्स्ट्रा भूमि है, या किसानों के पास जो भी अतिरिक्त भूमि है उसमें वृक्षारोपण कराया जाता है और ऐसे पौधों का कराया जाता है जिनसे उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो ये आता है किसके अंतर्गत? कृषि वानिकी के अंतर्गत। दूसरा घटक जो है वो है वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पताल आदि सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण कराना। यानी वन विभाग जो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थान जो हैं, चाहे वो नहरें हो, सड़कें हो, अस्पताल हो या कोई भी सामुदायिक केंद्र हो, वहाँ पर वृक्षारोपण करके वन क्षेत्र में या वृक्ष लगी हुई भूमि में बढ़ोतरी करने का काम कौन सा है? दूसरे घटक के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा जो है वो हमारा ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। यानी बहुत से क्षेत्र ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं और वहाँ पे वृक्ष नहीं होते, बंजर पड़े होते हैं, या नहीं तो खाली पड़े होते हैं, बंजर नहीं है तो पर हैं अच्छे। तो ऐसी जगहों पर वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को शामिल करके वृक्षारोपण कराया जाता है, जिससे वन क्षेत्रों में क्या हो सके? बढ़ोतरी हो सके। तो ये है हमारी क्या? सामाजिक वानिकी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है आपका, झूम खेती। झूम खेती मैंने आपको बताया था, इसमें क्या करते हैं लोग?
एक निश्चित क्षेत्र के जो जंगल होते हैं उनको जला देते हैं, और जब वो जलकर नष्ट हो जाते हैं और वहाँ राख बच जाती है, तो वो राख वहाँ पे उपजाऊ भूमि का काम करती है, यानी मिट्टी में खनिज पैदा कर देती है। तो वहाँ पे लोग 3-4 वर्षों तक, 2-3 वर्षों तक क्या करते हैं, खेती करते हैं। और उसके बाद जैसे ही भूमि की उर्वरता कम होती है और उपजाऊ भूमि उपजाऊता कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, वो आगे जाके दूसरी जगह के जंगलों को नष्ट करके वहाँ पे खेती करते हैं। तो अब जहाँ पीछे नष्ट हो गया, वहाँ का तो वन चला गया, जंगल चला गया, तो इस तरह से धीरे धीरे वन क्या हो रहे हैं, इससे नष्ट हो रहे हैं। तो झूम खेती आज भी हमारे जो भारत है उसके कुछ राज्यों में की जाती है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम, ये जो प्रदेश हैं वहाँ पर आदिवासियों के द्वारा ये खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये झूम खेती है, इस पर टिप्पणी आती है, ये झूम खेती किसे कहते हैं, कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा वन क्या है, वनों के लाभ, वनों के नष्ट होने के कारण, उसके दुष्परिणाम, और वन उन्मूलन से कैसे बचाया जा सकता है, सामाजिक वानिकी और झूम खेती, इन चीज़ों के बारे में हमने आज जाना। अब हम आते हैं इस टॉपिक में से कौन से 2 प्रश्न जो मैं आपको दे रही हूँ उनको आप नोट करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, झूम खेती भारत में कहाँ कहाँ अपनाई जाती है? क्वेश्चन 1, झूम खेती भारत में कहाँ कहाँ अपनाई जाती है? क्वेश्चन 2, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन 2, वन उन्मूलन से क्या तात्पर्य है? ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढेंगे और करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में से चेक करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।